नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वेंकैया नायडू बनाम गोपाल कृष्ण गांधी। जी हां, एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार वेंकैया नायडू के नाम पर आज सहमति बनी और दूसरी तरफ गोपाल कृष्ण गांधी, वो हैं यूपीए के उम्मीदवार। दिलचस्प बहुत है क्योंकि वेंकैया नायडू, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वेंकैया नायडू एक वक्त पर बीजेपी के अध्यक्ष थे, सरकार में मंत्री, और अब वो बन रहे हैं एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। दिलचस्प ये भी है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब बैठक हुई तो उस बैठक में भी वेंकैया नायडू खुद शामिल थे। मंत्री हैं इस वक्त मोदी सरकार में और तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दिख रहे हैं, वेंकैया नायडू खुद आगे बढ़ते हुए। तमाम अन्य मंत्री जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में थे, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष अनंत कुमार दिख रहे हैं, जेपी नड्डा दिख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। सब उनको बधाई देते हुए। पीयूष गोयल दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ तस्वीर है गोपाल गांधी की, यूपीए के उम्मीदवार। एक जबरदस्त जंग हम देखेंगे। उत्तर से राष्ट्रपति, दक्षिण से उपराष्ट्रपति, ये है एनडीए का फैसला। और अब खबर गौ आतंकियों की। जी हाँ, वही लोग जो दिन के उजाले में निकलते हैं गौरक्षक बनकर, देश में ये बताते हैं कि गाय पर किसी ने प्रहार किया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। गौरक्षा के नाम का दम भरते हैं। उनकी सच्चाई हम आज आपको दिखाएंगे। ऑपरेशन गौरक्षा। ये गाय माता के नाम पर गोरक्षकों के खूनी आतंक की तस्वीरें हैं जिनसे आप अनजान नहीं होंगे। गाय के नाम पर मौत का तांडव रचने वाले ऐसे ही गुंडों ने कभी पहलू खान की जान ली तो कभी अखलाक को मौत के घाट उतार डाला। अगर गाय की भक्ति करनी है, गाय की रक्षा करनी है, तो गांधी जी ने और विनोबा जी ने हमें उत्तम राह दिखाई। उसी रास्ते पर देश को चलना ही पड़ेगा। क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता? क्या ये गौरव है? क्या ये गौरक्षा है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन बार की गुहार भी गोरक्षकों की गुंडागर्दी पर लगाम नहीं लगा पाई। गाय के नाम पर लोगों की जान लेने पर आमादा ये गुंडे क्या खुद गाय को मां का दर्जा देते हैं? क्या वाकई इनके दिलों में गाय के लिए इतनी श्रद्धा है? हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जब इसकी सच्चाई खंगालने ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो एक भयानक सच्चाई हमारा इंतजार कर रही थी। गोरक्षकों के लिए गाय माता नहीं बल्कि धंधा है। गोरक्षा की आड़ में ये चलाते हैं गोमांस का कारोबार। गाय को लेकर गुंडागर्दी इनकी पैसों की टकसाल है। पैसे फेंको और फिर इनकी गो भक्ति का तमाशा देखो। अपनी इस तहकीकात के सिलसिले में हमारी खुफिया टीम सबसे पहले पहुंची भिवंडी के पास अनगांव। यहां हमारी टीम की मुलाकात हुई श्री गोपाल गौशाला के संरक्षक वासुदेव पाटिल। वासुदेव पाटिल गोरक्षा के नाम पर एक संगठन भी चलाता है। हमारी टीम वासुदेव पाटिल से मांस कारोबारी बनकर मुलाकात करती। हमारी टीम ने वासुदेव से कहा कि उन्हें गुजरात से बीफ लेकर आना है। अब जरा दिल थाम कर सुनिए हमारे अंडरकवर एजेंट से बीफ के इस दलाल की बातचीत। नहीं लीक तो नहीं होगा। फ्रोजन में माल रहेगा, पड़ेगा, करेगा, प्राइवेट गाड़ी बोले तो तोड़ के लाने वाले हैं, पूरा भर के लाने वाले, तोड़ के गाड़ी में भर के ऊपर बर्फ रख के कवर करके जाएगा ना। इधर देखूंगा मैं सुनना के। अब आओगे तो मेरे को खाली कॉल कर दो, मैं आपके उधर खड़ा रहूँगा। इधर से तो आएंगी गाड़ी, गुजरात से आ रही है, वो आएंगी यही रोड से, भिवंडी क्रॉस होगी। तो मेन अपना तो आपके इधर का प्रॉब्लम था, टोल लगेगा। हाँ, इधर से मैं क्रॉस करके दूंगा। सुना आपने, गौशाला चलाने वाले इस शख्स ने कैसे फौरन बीफ पहुंचाने के लिए हामी भर दी। याद रहे, यह शख्स खुद को गोरक्षक कहता है। ये और इसके साथी भिवंडी हाईवे पर शिकार की तलाश में रहते हैं।
गोरक्षा के नाम पर किसी की जान लेने पर आमादा रहते हैं, लेकिन पैसों की लालच में यही धंधेबाज गोरक्षक अब बीफ भरा ट्रक सुरक्षित पहुंचाने की गारंटी ले रहा है। यही नहीं, ये तो खुद ही गाड़ी में बैठकर बीफ को मंजिल तक पहुंचाने का जिम्मा भी ले रहा है। हर टाइम रास्ता चेंज, एक ही रास्ता रखने का नहीं कभी भी। उसके आगे मतलब दूसरे वो बजरंग दल वगैरह वाले उन लोग भी तंग नहीं वहीं रहेगा तो बजरंग दल वाला नहीं आएगा ना, कोई नहीं आएगा सामने। कभी इधर मिलेंगे, बैठेंगे, निकल जाएंगे। जब डाकू ही पहरेदार की जिम्मेदारी ले ले तो फिर डर किस बात का। वासुदेव पाटिल से हमारी टीम ने गोरक्षकों और बजरंग दल के आतंक का डर जताया। इस पर वासुदेव पाटिल ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। नासिक हाईवे तक पहुंच गए, प्रॉब्लम सॉल्व। उधर तक अपने को हाईवे तक पहुंचा देने का अपना खाली आने के बाद कॉल करने का मेरे को, मैं पूरा डायरेक्ट उधर तक पहुंचा के दूंगा, फिर आप उधर से चले जाना। इसे कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। वासुदेव पाटिल दिखावे के लिए तो गोरक्षा के नाम पर संगठन चलाता है, लेकिन ये बीफ से भरे ट्रक को नासिक तक पहुंचाने की गारंटी ले रहा है। इस धंधे का ये माहिर खिलाड़ी है, तभी तो ये फोन टैपिंग की बात करने लगा। खाली फोन पे बोलने का नहीं, क्या माल है, खाली भाई किधर हो, फोन पे अभी बहुत ये चल रहा है, फोन टैप होता है, माल का बोलने का नहीं चलेगा। तो आप नंबर आएगा तो पहचान जाएंगे, तो बोलने की जरूरत नहीं, फ्रोजन है माल है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं अपने को, खाली बोल देने का किधर है लोकेशन, वो हिसाब से। खाली गाड़ी आ रही है बोल देंगे, हाँ बस, हाँ गाड़ी आ रही है बोले मैं समझ जाऊंगा। सही है, ठीक है। डायरेक्ट मैं खुद गाड़ी में बैठूंगा तो टच होने का टेंशन ही नहीं है। अब तक वासुदेव पाटिल का मुखौटा उतर चुका था, असली चेहरा सामने आ चुका था। पर्दे पर गोरक्षक और पर्दे के पीछे गो भक्षकों का पहरुआ। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि माल यानी बीफ कितना है, बस इसे पैसे खिलाओ, चाहे जितना भी बीफ हो ये पार करवा दे। एक गाड़ी में तो भी रहेगा 1000 किलो माल रहेगा। 20 रख गए, क्या बोल रहे हो भाई? समझते ही एक दो बार में पहला उसके बाद बढ़ा देंगे 15। सुना आपने, ये स्वयंभू गोरक्षक सिर्फ 15,000 रुपए में बिक जाने के लिए तैयार है। एक ट्रक का 15,000 रुपए दो, गोमांस से भरे सारे ट्रक ये गोरक्षक आपकी मनचाही जगह पहुंचा देंगे। वासुदेव पाटिल चेतावनी भी देता है कि उसे धंधे में दगाबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन जो भी है गद्दारी नहीं मांगता है। 2 दिन में भाई आपको फोन करेंगे, लेकिन इसमें गद्दारी नहीं मांगता है। नहीं तो मेरे को, मैं आपके साथ में रहूंगा और मैं पहुंचा, हम किसी के टच में नहीं ना भाई, दूसरा कोई हमारे टच में नहीं। गोरक्षकों की खोल में वासुदेव पाटिल अकेला ही भेड़िया नहीं है। हमारी टीम जैसे जैसे इस तहकीकात में आगे बढ़ी, हैरान कर देने वाली सच्चाइयां हमारे सामने आती थी। दिव्येश सिंह और मुस्तफा शेख के साथ सौरभ बख्तानिया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जितने गौरक्षक हैं वो सभी ऐसे ही धंधे में लिप्त हैं, लेकिन ये हम सच जरूर दिखा रहे हैं कि कुछ ऐसे हैं जो गौरक्षा का दम भरते हैं। लेकिन अगर अंदर झांकिए, जैसा कि इन धंधेबाजों के अंदर हमने झांका, हमारी ऑपरेशन जो देखी आपने, हमारी पूरी की पूरी खुफिया टीम इनके पीछे लगी। दरअसल गाय इनके लिए श्रद्धा नहीं है, इनके लिए धंधा का साधन है। गोरक्षा के नाम पर संगठन चलाने वाले वासुदेव पाटिल ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर के सामने गोरक्षकों की पोल खोल दी। अब तक ये साफ हो चुका था कि गाय के नाम पर आतंक फैलाकर ये गो आतंकी पर्दे के पीछे बीफ का कारोबार करते हैं। जिसने इन्हें पैसे दिए उसके बीफ का कंसाइनमेंट खुद ही मंजिल तक पहुंचा देते हैं। जिसने इन्हें पैसे नहीं दिए उसके साथ ये गो आतंकी किसी भी हद तक बर्बरता पर उतारू हो जाते हैं।
हमारी तहकीकात आगे बढ़ी तो हमारी खुफिया टीम की मुलाकात हुई शिवसेना के नेता राजेश पांडे से। राजेश पांडे शिवसेना की कलम्बोली शाखा के इंचार्ज हैं। शिवसेना यानी प्रखर हिंदुत्ववादी की हिमायती पार्टी, जिसके कार्यकर्ता भी गोरक्षा के नाम पर मार काट पर आमादा हो जाते हैं। उसी शिवसेना का नेता है राजेश पांडे। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर के सामने राजेश ने खुद कबूल किया कि बीफ के जो कारोबारी उससे सौदेबाजी नहीं करते वो उनकी गाड़ियां तक जला देता है। जरा सुनिए इस शिव सैनिक की बात। सब बंद है, हम लोग तो खुद ही पकड़ लेते थे ना गाड़ी। मेरे ऊपर तो केस भी है, मैंने इधर ही जला दिया था गाड़ी। क्या बात कर रहे हो? किधर? इधर ही मैकडोनल्ड के पास में 1.5 साल पहले। हाँ क्या? अभी करके कोई था, उसकी गाड़ी है। मैंने जलाया था गाड़ी, छोटा गाड़ी था। क्या था? बीपी था। उसको बोला सेटलमेंट करने के लिए, वो नाटक कर रहा है। सुना आपने कितनी हेकड़ी से ये शिव सैनिक कबूल कर रहा है कि उसने बाहर सौदेबाजी न करने पर एक मांस कारोबारी का मिनी ट्रक फूंक डाला था। यह साफ साफ कह रहा है कि सौदा नहीं बना तो इसने लोगों को मारा, गाड़ियां जलाई। और रहा सवाल कानून का, तो कानून तो इसके ठेंगे पर रहता है। हम आपको बता दें कि राजेश पांडे गोरक्षा के नाम पर आतंक मचाने के लिए कुख्यात है, लेकिन पर्दे के पीछे गोरक्षक के भेष में ये गोबख्शकों का मददगार है। इसके चेहरे से नकाब हटाने के लिए हमारे अंडर कवर रिपोर्टर ने बीफ का कंसाइनमेंट पहुंचाने की सौदेबाजी शुरू की। देखो, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं। बराबर बीफ रहेगा और साथ में थोड़ा मिक्स रहेगा, जो भी है। मेन प्रॉब्लम हम लोग को रोड में आने के टाइम पर ही किधर आपको प्रॉब्लम एग्जैक्ट किधर होएगा? आला फाटा और से जो आला फाटा से आएगा और अपना जो थाने के आसपास। थाने जाओ मत ना, इधर नई मुंबई लेके आओ, इधर से घूम के चले जाओ। सुना आपने किस तरह ये शिव सैनिक बीफ के कंसाइनमेंट को सही ठिकाने तक पहुंचाने का रास्ता बता रहा है। यही नहीं, पैसों की लालच में तो राजेश पांडे हमारी टीम को अपनी पार्टी के लोकल ऑफिस भी ले गया, जहां उसने हमारी टीम की मुलाकात करवाई DN मिश्रा से। DN मिश्रा कलम्बोली इलाके का शिवसेना शाखा प्रमुख है। उसके दफ्तर में बीफ के कंसाइनमेंट की सौदेबाजी चल रही थी। पैसों की आमद की आहट पर ये गोरक्षक अट्टहास कर रहे थे। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर ने एक बार फिर सौदेबाजी शुरू की। अब जरा गौर से सुनिए इन शिव सैनिकों की बातचीत। भाई बोले कि एक बार तो उन्होंने ही पकड़ा है। मैं इनको बता भी दिया, दो प्राइवेट गाड़ी है अपनी, जो पॉलिस और इनोवा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा? हाँ? बिल्कुल नहीं, एकदम भरोसे का अपना ही बंदा है। अभी भी जो बंदा वहाँ के भी बीफ को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का सौदा कर रहे हैं समाज के वो सफेद पोश चेहरे जो बीफ के नाम पर किसी की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। ये इन गो आतंकियों का गुंडा टैक्स है। इन्हें न तो गाय से प्यार है और न ही गाय के लिए इनके दिल में कोई इज्जत। गाय इनके लिए धंधा है, धंधा। ये गाय की रक्षा का सौदा करते हैं, गाय के मांस का सौदा करते हैं। जिसने पर्दे के पीछे ने सेट कर लिया वो सिकंदर, जो इनके जाल में नहीं फंसा, उनकी जान जोखिम। दिव्येश सिंह, सौरभ वक्तानिया के साथ मुस्तफा शेख, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। नहीं, अब इस पूरे मुद्दे पर हमने ये ऑपरेशन किया, उसके बाद जो महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री हैं वो इस वक्त सीधे महादेव जानकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महादेव जानकर जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे सर, खुलेआम गौरक्षा के नाम पर सामने आते हैं लेकिन अंदर ही अंदर बीफ का धंधा कर रहे हैं और ये पूरा महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर हो रहा है। सर्च ऑपरेशन में हमारे पता चला इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के जरिए। क्या कार्रवाई करेंगे आप इनके खिलाफ? मैं आज तक के ये स्टिंग ऑपरेशन का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं महाराष्ट्र का एनिमल, डेयरी और फिशरी डेवलपमेंट मिनिस्टर हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब ने बताया था कि जो नकली गोरक्षक है उसको हम बख्शाए नहीं। यही तो मैं मेरे ऑफिसर को, मेरे सेक्रेटरी को मैंने ऑर्डर भी कर दिया है कि गोरक्षक का नाम घेर के इस देश में, इस स्टेट में कोई माहौल बिगड़ने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर हमारा गवर्नमेंट सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। मेरे डिपार्टमेंट को मैंने डायरेक्शन दे दिया है कि ताकि ऐसा कोई फर्जी आदमी मिल जाएगा गोरक्षक, नाम गोरक्षक का लेगा और धंधा खुद का करेगा तो उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर उसको कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहे। यही नहीं,
ऐसे इस ऑपरेशन में हमारे 2 नेता शिवसेना के कैमरे पर सामने आए हैं जो कि खुलेआम में बीफ के धंधे में शामिल हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? मैं इतना बताना चाहता हूँ कि कोई पार्टी भी, मेरे पार्टी राष्ट्रीय समाज पार्टी का भी आदमी रहने दो, बीजेपी का रहे, शिवसेना का, कोई पार्टी का, कांग्रेस का रहने दो, एनसीपी का रहने दो, मनसे का रहने दो, उसके ऊपर हम सख्त हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हमारी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। आप चलिए, शुक्रिया आपका। उम्मीद यही करेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि गौरक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी हो रही है उस पर तो खुद प्रधानमंत्री भी नाराज हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार की और बिहार में सैलाब के प्रहार की बिल्डिंग देखते देखते 10 सेकंड में तबाह। असम में भी जल त्रासदी की तस्वीरें हिलाने वाली, देखिए। इसे कहते हैं सैलाब की तबाही। सैलाब की टक्करों ने इस इमारत की चूल्हे हिला दी। सीमेंट और कंक्रीट की जो इमारत आधी तूफान से नहीं हिली, उसे सैलाब ने 10 सेकंड में धराशायी कर दिया। जी हां, बाढ़ जब आती है तो कितनी घातक होती है, ताश के पत्तों की तरह ढहती ये इमारत देश को बता रही है और आगाह कर रही है इलाके के आसपास के लोगों को भी। तस्वीरें बिहार के भागलपुर की हैं। मूसलाधार बारिश में गंगा नदी उफन रही है। सैलाब गंगा के किनारों को काट रहा है। इसी कटाव में एक स्कूल की इमारत सैलाब की भेंट चढ़ गई और आप देख सकते हैं कि कैसे 10 सेकंड में स्कूल की 3 मंजिला इमारत गंगा के गर्भ में समा गई। सैलाब की टक्करों ने इस इमारत को जैसे जड़ से उखाड़ दिया। जिस जगह इमारत बनी है अब ईंटों के ये अवशेष बचे हैं। लेकिन असली खतरा स्कूल की इस इमारत के गिरने के बाद पैदा हुआ है। यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर 7000 लोगों की आबादी का पूरा गांव बसा है। अगर गंगा का कटाव जल्दी नहीं रोका गया तो पूरा गांव नेस्तनाबूद हो सकता है। बिहार के इतर अब आपको देश की तस्वीर दिखाते हैं। बाढ़ से तबाही का मंजर आधे देश में है। नदियां काल बन रही हैं और पानी लोगों को नानी याद दिला रही है। पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक बाढ़ और बारिश में जिंदगी जैसे नर्क बन गए। जान बचाना दूभर हो रहा है। बच्चों के हाथों में भीग के कटोरे आ गए हैं। पानी में फंसे ये बच्चे पेट की आग बुझाने के लिए 2 दाने मांग रहे हैं। आज हम आपको बाढ़ की त्रासदी से जूझते देश की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। कैसे सैलाब जिंदगी पर धावा बोल रहा है। आधे देश पर कुदरत जल प्रहार कर रही है। लेकिन सबसे पहले आपको असम लिए चलते हैं। एक 61 लोगों की मौत, 28 जिलों में तबाही, 10 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित, 50,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद। जी हां, असम में बाढ़ की ये दास्ताने तबाही है। पूर्वोत्तर में बाढ़ की त्रासदी की ये सबसे खौफनाक तस्वीर है। कुदरत का कोहराम झेलते असम की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए आज तक की टीम भी पहुंची। आज तक की टीम ने जो मंजर देखा वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इन तस्वीरों को देखिए। ये कोई तालाब या नदी नहीं है। ये नाव खेतों में तैर रही है, बस्तियों में तैर रही है। तस्वीरें असम के बोकाखाट की हैं। यहाँ तबाही 3 तरफ से आई है। मैं इस समय बोकाखाट के मास दलबा गांव में हूँ और ये फेनी मेरे साथ हैं। ये केले का तना है जिसकी एक नाव बना करके हम फेनी के घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आगे पानी काफी गहरा है, इसलिए मेरे कैमरामैन मेरे साथ नहीं आ सकते और इस नाव पर सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं और इस गहराई को पार करके हम फेनी के घर जाने की कोशिश करेंगे। फेनी उन बाढ़ पीड़ितों में से एक हैं जिनका घर डूब चुका है। मदद अभी तक नहीं पहुंची है और घरों का बकाया सामान निकाल के ये लोग किनारे पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीर लगभग पूरे इलाकों की है। अगर मैं प्रवीर विश्वास से कहूँ कि आपको दिखाने की कोशिश करें कि ये तस्वीर आपको दाएं से लेकर के बाएं तरफ ये जितने भी घर हैं ये सब बाढ़ में किस तरह से डूबे हुए हैं। इस इलाके में सारे मकान बांस बल्लियों के बने हैं।
पहली मंजिल पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूबी है। आज तक की टीम गांव में रहने वाली आदिवासी फैनी के घर के अंदर भी पहुंचती है। तो फेनी का घर आपको दिखाते हैं कि ऐसे कितने सारे लोग हैं, खासकर ये मिशिंग जो ट्राइबल्स हैं, जनजाति, वो यहाँ पर रहते हैं इस पूरे इलाके में, और उनके ऐसे सैकड़ों घर हैं। और इन घरों के आपको नीचे दिखाऊं, जो बांस का फर्श है और जिसके नीचे आपको पानी दिखेगा, ये पूरा भरा हुआ है। पानी का जो स्तर है वो कुछ कम हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर राहत है, वरना ये इनके रहने सहने का तरीका है। यहाँ पर खाना बनाया जाता है, घर में कुछ बर्तन बचे हुए हैं। और इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, ये कपड़े हैं। तो फेनी जैसे जितने भी मिशिंग जनजाति के लोग यहाँ पर हैं, वो अब लगे हैं कि अपने घरों से जो कुछ भी सामान बचा है उन्हें तटवर्ती किनारों पर ले जाया जा सके, ताकि जान भी बचे और आने रहने सहने के लिए और आगे का जीवन काटने के लिए उनके पास जरूरत का सामान भी हो। इलाके के लोग अपने अपने घरों को खाली कर रहे हैं, जुगाड़ की नावों से पलायन कर रहे हैं। किसी ने केले के तने की नाव बनाई, तो किसी ने बांस और प्लास्टिक के डिब्बों को बांध कर नाव बनाई है। लेकिन ये नावें कब मौत से सामना करा दें, इसका डर इन लोगों के मन में बैठा रहता है। ये कोई वेनिस की तस्वीर नहीं है, वेनिस शहर नहीं है, असम है। हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ के चलते जिंदगी कैसी होती है वो इन तस्वीरें से ज्यादा बेहतर कोई बयान नहीं कर सकता। तो हम ज्योतिष्मा के घर पहुंचे हैं, ये उनका पूरा परिवार है। कपड़े बाहर निकाले रखे हुए हैं, अंदर भी इसी तरह के कमरे, लेकिन पानी जो है कि 5 से 6 फुट तक यहाँ पर पानी है। और इस फर्श पर यानी अगर जरा सा भी ये टूटता है तो जान का खतरा है। छोटे छोटे बच्चे इन घरों में हैं। तो कितना मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए यहाँ पे रहना? पानी तो पूरा हो जाए यार, गाहरी गरु एकदम माथारी रखा है और पानी तो सांग डूबी गई यार। जानवर कहाँ हैं आपके? माथारी बाहर ले गए आप उनको। तो यहाँ पर क्यों रह रहे, बाहर क्यों नहीं जा रहे? बाहर जाबले माने यार नाव तेनेका सुविधा नहीं, नाव नहीं है आपके पास। हम आपको बता दें कि वेनिस इटली का शहर है जो पूरा पानी पर बसा है, लेकिन यहाँ जिंदगी तबाही के पानी में गुजर रही है। घरों में कीड़े मकोड़े और सांप आने का खतरा बना हुआ है, लेकिन प्रशासन ने इस इलाके से पीठ मोड़ रखी है। हम इस समय बोका घाट में हैं, जो प्रलय की 3 तरफा मार झेल रहा है। ये गेलबेल नदी है और इसके दूसरी तरफ विपरीत दिशा में धनश्री नदी। ये दोनों नदियां नागालैंड से आती हैं और ब्रह्मपुत्र नदी ने भी अपना वेग, अपना प्रवाह तोड़ा है और इन 3 नदियों का पानी बोका घाट के इस पूरे इलाके में आ पहुंचा है। असम के इन लोगों का भगवान ही मालिक है। जी हाँ, वही भगवान जो इन पर आपदा भेज रहा है। जीने के लिए लोग किनारा तलाश रहे हैं, लेकिन गरीबी ने इनके लिए किनारे तक पहुंचने का जरिया भी नहीं छोड़ा। आशुतोष मिश्रा, बोका घाट, असम, आज तक। बिहार, असम, वही नहीं, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर इस जल त्रासदी की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। जबरदस्त सैलाब, सड़कें दिख नहीं रही हैं, रोजमर्रा का काम पूरी तरह से रुक गया है। शहर में अलग अलग जगहों पर पानी पूरी तरह से भर गया है। ये मध्य प्रदेश की भी हालत देखिए। गुजरात के 20 जिलों में सैलाब से हाहाकार। तीन लोगों की मौत, 100 से ज्यादा को एनडीआरएफ ने बचाया। सात बांध खतरे के निशान के ऊपर, 4 बांध खतरे के निशान पर। तस्वीरें गुजरात की हैं, जहां लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदी नाले उफान पर हैं, गली मोहल्लों में पानी भरा है, घर बार डूबे हैं, गाड़ियां डूबी हैं, पुल बह चुके हैं, सड़कें सैलाब में समा चुकी हैं। तो वहीं अब तक 5000 से ज्यादा लोगों को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। आपको दिखाते हैं बारिश से गुजरात के सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों का हाल। गौर से देखिए, यहाँ कभी सड़क हुआ करती थी जो अब बह चुकी है। बाढ़ का पानी आया और सड़क का नामो निशान मिटा गया, तो अब लोग एक किनारे पर बैठे इंतजार करने को मजबूर हैं। गुजरात का कच्छ लगातार बारिश से पानी पानी हो चुका है। तस्वीरें देखिए, घर बार पानी में डूबे हैं, गाड़ियां तैर रही हैं, लोग घुटनों तक पानी से होकर गुजर रहे हैं, तो कुछ छत पर खड़े मदद के इंतजार में हैं। कच्छ जिले में 24 घंटे के अंदर इतनी बारिश हुई कि एहतियातन
200 से ज्यादा लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। पिछले 4 दिनों से गुजरात का जामनगर भी बारिश से सराबोर है। जो जिला पहले सूखे की मार झेल रहा था, वो अब बाढ़ जैसे हालात से त्राही त्राही कर रहा है। नदी, नाले, डैम, तालाब सब भर चुके हैं और पानी शहर के निचले इलाकों में घुसकर तांडव कर रहा है। लिहाजा स्कूल, कॉलेज सब बंद कर दिए गए। ये गुजरात का औद्योगिक शहर सुरेंद्रनगर है। देखिए कैसे ये पूरा शहर जल प्रलय झेल रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी है और इंसान नदारद। दरअसल यहाँ फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। जाहिर है अब की बार सावन इस तरह झूम कर आया है कि इंसान के लिए मुसीबतों का सैलाब साथ लाया है। ऐसे में इंसान का साथ ही थोड़ी राहत पहुंचा सकता है। आज तक ब्यूरो। आपको जरा दिखा दिया हमने 4 राज्य जहां पर जबरदस्त बारिश की तबाही है, चाहे वो असम हो, चाहे हमने आपको दिखाया मध्य प्रदेश, गुजरात। अब जरा आपको दिखाते हैं दिल्ली के करीब ये फरीदाबाद। 1 2 3 4 5 6 गिनती भूल जाएंगे आप। धड़ाम 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 सड़क में सिर्फ पानी और उसमें इतना बड़ा गड्ढा, सब बारी बारी से गिर रहे हैं आकर। सीसीटीवी में किसी जुर्म, किसी अपराध, किसी चोरी, किसी मर्डर, किसी किडनैप की तस्वीरें रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन यहाँ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई गड्ढे में लोगों के औंधे मुंह गिरती हुई तस्वीरें। वैसे जिसने भी ये गड्ढा खुला छोड़ा वो भी किसी बड़े अपराध से कम नहीं है। बस गनीमत समझिए कि किसी की जान इस गड्ढे ने नहीं ली। जब एक के बाद एक मोटरसाइकिल, साइकिल, ऑटो रिक्शे वाला इस गड्ढे में धड़ाम धड़ाम गिरते चले गए, उसके बाद कहीं जाकर लोगों ने इस गड्ढे पर तख्त डाला। जी हाँ, ये तस्वीरें दिल्ली से सटे फरीदाबाद की हैं। यहाँ के सराय ख्वाजा के पास खुले गटर में दर्जनों वाहन गिरते रहे और लोग चोटिल होते रहे। 1 घंटे की बरसात में सड़क पर पानी ऐसा भरा कि खुला गटर लोगों के लिए काल बन गया। और जब लापरवाही के इस गड्ढे की खबर आज तक ने दिखाई तो सोए हुए प्रशासन की आंख खुली। तुरंत नगर निगम के कर्मचारी फुर्ती के साथ काम पर लग गए। हम उसी गड्ढे के पास मौजूद हैं जो मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और फरीदाबाद की सड़कों की हालत बयां कर रहा है। हालांकि अब ये जो गड्ढा है वो ढक दिया गया है, लेकिन जो तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं वो आंखें खोलने वाली हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक सीवर का ढक्कन था जो खुला हुआ था और यहाँ पर करीब 4 फीट गहरा गड्ढा था। बारिश में जो गड्ढा है वो नजर नहीं आता था और एक के बाद एक दिन भर में कई गाड़ियां, जो मोटर बाइक हैं या फिर ऑटो हैं, वो सब इसमें गिरते जाते थे। और ये सारी तस्वीरें जो हैं वो ये सामने दुकान पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पर कैद होती रहती थी। लेकिन इस खुले सीवर में गिरते लोगों की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड न होती तो पता नहीं क्या होता। सचिन गौड़, फरीदाबाद, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें ब्रेक के बाद होगा आज तक का नया धमाका। जी हाँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कैसे हाथ में आपके होगा न्यूज। आज तक का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त धमाका, नया धमाका, जिसमें अब मोबाइल चैनल मोबाइल तक.in लॉन्च हो गया है। जी हाँ, अब सिर्फ टीवी पर देखने की जरूरत नहीं है, मोबाइल पर सबसे पहले न्यूज वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को दिखाइए। जी हाँ, सबसे पहले देखिए और शेयर कीजिए, क्योंकि अब मोबाइल तक.in हाथ में है। 22 साल पहले 17 जुलाई 1995 खबरों की दुनिया में आज तक का आगाज।
समय का चक्र बदला और अब 22 साल बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मोबाइल तक, डिजिटल मीडिया में भी आपके पसंदीदा चैनल आज तक की आंधी ने सबको पीछे छोड़ दिया है। आज तक की वेबसाइट आजतक.in न्यूज वेबसाइट्स में नंबर 1 पर काबिज है। फेसबुक पर 1,80,00,000 से ज्यादा लाइक्स, ट्विटर पर 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स और यूट्यूब पर 28 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हासिल कर चुका आज तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नया कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। और अब मोबाइल तक, ये है डिजिटल मीडिया में न्यूज क्रांति। मोबाइल तक आपको देगा 40 सेकंड में वीडियो पार। न्यूज का हर वीडियो सबसे पहले देखो और सबसे पहले दिखाओ। 40 सेकंड वीडियो पार, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले दिखाइए, सबसे पहले शेयर कीजिए, इमोजी से करिए पसंद। मोबाइल से मोबाइल पर, मोबाइल